नेक्स्ट इज बेटा कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत ही जे के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर बाकी टॉपिक्स के अगर मुकाबला देखें तो रिलेटिवली कॉन्सेप्चुअली टफ है। कॉन्सेप्चुअली टफ है, न्यूमेरिकल वाइज तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली बाकी टॉपिक्स के मुकाबले रिलेटिवली टफ है क्योंकि सोचने समझने के लिए इसमें बातें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बेटा चलिए कंडक्टर्स देखते हैं। हालांकि मैं आपको कंडक्टर्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया पहले भी दे चुका हूँ, बट वो सिर्फ एक बहुत ही जनरल सी बात थी, बहुत हम स्पेसिफिकली हमने जहाँ डिस्कस नहीं किया। हमने शुरुआत से लेकर अब तक बड़ा मोस्टली हमने नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ को ही डिस्कस किया है। अब जाके हम बड़ा कंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं और बड़े ही इत्मीनान से करते हैं। चलिए सबसे पहले बड़ा कंडक्टर्स एज आई टोल्ड यू कि कंडक्टर्स के पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास होते हैं, कंडक्टर्स के पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हेन आई से फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर निकल गए और लैटिस में मूव कर सकते हैं और एक जगह से अगर दूसरी जगह तक भाग सकते हैं, वो फ्री हैं भागने के लिए। और वो जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो अपने साथ चार्ज और एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बड़ा सबसे पहली बात, कंडक्टर्स हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बड़ा बहुत ज्यादा होती है। व्हेन आई से फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे कहने का अर्थ है कि बड़ा वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंडेड नहीं है, जो बड़ा न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर निकल चुके हैं और वो लैटिस के अंदर रोम कर सकते हैं, लैटिस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक भाग सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस नॉट बाउंडेड, या फिर बड़ा ऐसे बोल दूं, दे आर फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बड़ा न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर आ चुके हैं और अगर बाहर आ गए तो उस अब कहां घूम रहे हैं, उस कंडक्टर के लैटिस के अंदर घूम सकते हैं। दे कैन रोम इन लैटिस ऑफ कंडक्टर। बड़ा कंडक्टर के लैटिस में बड़ा मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और जब बड़ा ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ा चार्ज और एनर्जी को ले जा सकते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। चार्ज और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ा वो सिर्फ और सिर्फ इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ही है। फिर ना थोड़ा सबसे पहली बात, कंडक्टर्स के पास बड़ा खूब ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह तक एक मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर बड़े आराम से रोम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और जहां जहां बड़ा ये चार इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो अपने साथ एनर्जी और चार्ज लेकर जाएंगे। एक बात और बेटा, कंडक्टर का जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने बेटा वो है मेटल्स। दुनिया भर के बेटा जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कंडक्टिंग हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फेयर इनफ। चलिए बेटा अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। छोटी छोटी बेटा प्रॉपर्टीज हैं, छोटी छोटी बातें, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी सवाल हुआ, कोई भी बात हुई तो हम इसको बड़े आराम से देखते हैं। सबसे पहला काम सुनना बेटा, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेटा लिखेंगे बाद में। बेटा मान लीजिए कि मेरे पास ये एक नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर को बेटा मैंने चार्ज दिया। बेटा मान लो मैंने चार्ज दिया ऐसे, बेटा मान लो मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया और सारा का सारा चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर इस तरह से स्प्रेड है, इस तरह से स्प्रेड है। नॉन मेटल में जैसे आपने बेटा सारा चार्ज दिया तो पूरे वॉल्यूम में है, अच्छी बात है, पूरे वॉल्यूम में है। ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल कर रहा होगा, नेगेटिव में रेपेल कर रहे होंगे।
रेपेल तो कर रहे होंगे लेकिन ये नेगेटिव चार्ज भाग नहीं सकता क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर है, और नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को हो सकता है कि रेपेल तो कर रहे हो लेकिन वो एक दूसरे से दूर भाग नहीं सकते, बिकॉज वी नो दैट कि दीज चार्ज पार्टिकल्स आर बाउंडेड। बेटा ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स जो है ये बाउंडेड हैं, फ्री नहीं है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि बेटा रेपेल नहीं कर रहे, रेपेल कर रहे हैं बट बाहर जा नहीं सकते, दे आर बाउंडेड। नॉन मेटल्स या फिर बेटा इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, वो रेपेल भी कर रहे होंगे, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, इसके बावजूद नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल करने के बावजूद जा नहीं सकता, बिकॉज वी नो दैट कि एंटायर चार्ज इज बाउंडेड, बेटा वो भाग नहीं सकता। इसके मुकाबले ऐसा ही अगर मैं कोई सॉलिड स्फीयर लूं और मैं ये कह दूं कि वो कंडक्टिंग है, बेटा कंडक्टिंग शब्द यूज कर लूं या मेटल शब्द यूज कर लूं एक ही बात है। और मान लीजिए कि मैंने इसको कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज दिया, जैसे ही बेटा मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, मैंने सारा का सारा चार्ज पूरे वॉल्यूम पे दे दिया बेटा मैंने, ठीक है, मैंने बेटा सारा चार्ज इस तरह से पूरे वॉल्यूम पे दे दिया। अब सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को हम जानते हैं नेगेटिव बेटा क्या कर रहा होगा, रेपेल करो, दूर भागेंगे। सर ये दूर क्यों नहीं भागे? बेटा ये दूर इसलिए नहीं भागे क्योंकि यहां पर चार्ज जो है वो बाउंडेड है, वो भाग नहीं सकता। और कंडक्टर की तो डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि बेटा उसमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक भाग सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रेपेल करेंगे और जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाएंगे। अरे भाई जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाएंगे मतलब कहाँ चले जाएंगे? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाएंगे। इस बात का अर्थ यह है कि सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है इट विल रिसाइड, बेटा कहाँ आ जाएगा? इट विल कम एट द सरफेस। सारा का सारा चार्ज जो है वो बेटा ऐसे सरफेस पे है, ऐसे बड़ा सरफेस पे आएगा। अंदर से भले ही ये सॉलिड हो, अंदर से बड़ा मास पड़ा होगा, लेकिन जो भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज रेपेल करके बेटा कहां पर आ जाएगा? सरफेस पे। सर यहां क्यों नहीं आया? बेटा यहां पर चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रेपेल कर रहे थे, लेकिन बेटा वहां पर भागने की, दौड़ने, कूदने, फांदने की छूट नहीं है। यहां पर आपके चार्ज जो है बेटा नेगेटिव चार्ज जो वो फ्री है, बेटा वो फ्री है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक भाग सकता है, और वो भाग सकता है तो जितना दूर आना चाहेगा उतना दूर चला जाएगा। बेटा मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है? तो आप बोलोगे सर सारा का सारा चार्ज जो सरफेस पे आ जाएगा। तो भले ही कहने को ये सॉलिड स्फीयर हो, कहने को ये सॉलिड स्फीयर है क्योंकि बड़ा मास इसमें अंदर भी है, मास सरफेस पे भी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो सॉलिड स्फीयर होने के बावजूद इट इज बिहेविंग लाइक होलो स्फीयर। सारा चार्ज बड़ा कहां रिसाइड कर रहा है? सरफेस पे। सर इससे फाइनल रिजल्ट क्या है? सर आप क्या पॉइंट लिखाना चाहते हो? बेटा मैं ये पॉइंट लिखाना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई मेटल है तो अगर आपने उसको कोई चार्ज दिया है तो सारा का सारा जो चार्ज होगा इट विल रिसाइड एट द सरफेस। सारा का सारा चार्ज जो होगा वो आउटर सरफेस पर इस तरह से आ जाएगा। बेटा मैं कंडक्टर और इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही पढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब बेटा जब फाइनली आपका चार्ज रेस्ट पे आ गया उस कंडीशन में ही बेटा मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उस टाइम पर हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ सकते। बेटा उसके लिए पूरा अलग से चैप्टर है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे और मूव करने के कारण बेटा कितना करंट आएगा, उसके क्या इफेक्ट होंगे वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम फाइनली चार्ज को रेस्ट पे मानकर बेटा सारा काम कर रहे हैं, तो ठीक है बेटा। तो जो चार्ज पार्टिकल्स है बेटा वो बाहर जाएंगे और सरफेस पर आकर बैठ जाएंगे। फाइनली बेटा सारा चार्ज रेस्ट पे आ जाएगा। तो बेटा एक तरह से जो मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की या मेटल की वो ये है कि एनी चार्ज गिवन, आपने बेटा किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया इट विल रिसाइड एट द सरफेस। बेटा सारा का सारा चार्ज सरफेस में होगा, जो बल्क है बेटा वो पूरा का पूरा खाली होगा। बड़ा अच्छा पॉइंट है बड़ा, वो क्या है? एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर विल reside at the
आउटर सरफेस, एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर विल रिसाइड एट द आउटर सरफेस। बड़ा एक बार के लिए मैंने कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी वगैरह और कैविटी के अंदर कोई चार्ज वार्ज नहीं माना है, और बाद में मान लेंगे। सिंपल एक कंडक्टर है, उसको अगर आपने चार्ज दिया तो सारा चार्ज रेपेल कर बड़ा कहाँ आना चाहेगा, सरफेस पे आना चाहेगा। फिर ना विल रिसाइड एट द आउटर सरफेस। अच्छी बात है बेटा। सर इससे हमारे सवालों पर क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूं। जैसे बेटा मैं करके दिखाता हूं। बेटा मेरे पास इस तरफ एक नॉन मेटल है और मेरे प्यारे बच्चों इस तरफ एक मेटल है। ठीक है बेटा, ये बेटा मेरे पास एक स्फीयर है सॉलिड, क्यू चार्ज आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है। बेटा अगर सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर से हमें फील क्या आती है कि बड़ा ऑफ कोर्स चार्ज पूरा पूरा वॉल्यूम में है। नॉन मेटल में है तो बड़ा ऑफ कोर्स पूरे वॉल्यूम में चार्ज आ सकता है। तो जो भी आप चार्ज दोगे बेटा पूरे के पूरे वॉल्यूम में रहेगा। क्यों सर, ये सारा चार्ज एक दूसरे को रेपेल नहीं कर रहा क्या? बेटा रेपेल कर रहा है, लेकिन नॉन मेटल के अंदर बेटा सारा का सारा जो चार्ज है बेटा वो रेपेल करने के बावजूद सरफेस पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से मेरे पास एक मेटल का सॉलिड स्फीयर है, चार्ज Q है, रेडियस R है, सॉलिड स्फीयर है बेटा, ये भी सॉलिड स्फीयर है। बोथ ऑफ देम आर सॉलिड स्फीयर। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भले आपने इसको चार्ज Q दे दिया हो, अगर आपने Q चार्ज अंदर दे भी दिया तो सारा का सारा चार्ज बेटा रेपेल करते करते कहां पहुंच जाएगा? आप बोलो सर सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो यही Q चार्ज जो है बेटा ऐसे सरफेस पे आ जाएगा। इट विल कम एट द सरफेस। इट विल कम एट द सरफेस। ऐसे बड़ा सरफेस पे सारा का सारा चार्ज आएगा। होने को वो भी सॉलिड स्फीयर है, होने को बड़ा ये भी सॉलिड स्फीयर है, बट दैट सॉलिड स्फीयर इज बिहेविंग लाइक होलो स्फीयर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। अब मैं तुमसे पूछूं, छोटी छोटी बातें पूछूं। बेटा बताओ, सेंटर से R डिस्टेंस दूर अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो मेरे बच्चे जवाब देंगे सर KQ स्मॉल r अपॉन R रेज़ टू पावर 3, या फिर बेटा जी रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू डू रिमेंबर द फॉर्मूला। मैं तुमसे बेटा इसमें पूछूं कि बताओ बेटा सॉलिड स्फीयर में यहां से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर नाम का सॉलिड स्फीयर है, ये काम का नहीं है। सर सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ गया है, और ऑफ कोर्स अगर आस पड़ोस में कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सारे पॉइंट सिमेट्रिक हैं, तो सर सारा चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही होगा। तो ये बिहेव कैसे करेगा? स्फेरिकल शेल की वजह से, स्फेरिकल शेल की तरह, और इस स्फेरिकल शेल के कारण अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। फेयर इनफ। आगे चलो बेटा, और पूछता हूं तुम लोगों से बातें। बेटा बताओ अंदर वाले पॉइंट पर यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? मेरे बच्चे बोले सर वेरी इजी। अंदर वाले पॉइंट पर हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा है KQ अपॉन 2 टाइम्स R रेज़ टू पावर 3 इंटू 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला याद है ना? नहीं याद है तो याद करो। ठीक है ना। बताओ इस केस में अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? मेरे बच्चे वाले से याद है, बिल्कुल वैसे जैसे होलोस्फीयर के कारण था। होलोस्फीयर में अंदर वाले हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं है, और अंदर वाले पॉइंट पर हर जगह पोटेंशियल होगा KQ अपॉन नॉट स्मॉल r बेटा बल्कि कैपिटल R, KQ अपॉन रेडियस। बढ़िया बेटा। अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर को C कहूं, मैं तुमसे पूछ बड़ा सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? आप R को 0 बोल दोगे और आप कहोगे सर सेंटर पर पोटेंशियल आएगा 3KQ अपॉन 2R। मैं आपसे पूछ बड़ा इस केस के अंदर सेंटर वाला पॉइंट C है, बताओ वहां पर पोटेंशियल कितना होगा? आप बोलोगे सर कैसे फालतू टाइम पास बातें कर रहे हो, आप भी वही होगा, हर पॉइंट पर सेम ही है। होलोस्फीयर में तो हर केस में अंदर तो सेम ही है। सर होलोस्फीयर कहाँ है? अरे बेटा होलोस्फीयर है नहीं, बिहेवियर इसका होलोस्फीयर जैसा ही, कम से कम इलेक्ट्रिकली तो ये होलोस्फीयर जैसा ही बिहेव कर रहा है। आई होप तुम समझ गए हो। मैं तुमसे पूछूं बेटा बताओ इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी है? आप बोलोगे सर सेल्फ एनर्जी, सॉलिड स्फीयर है, सारा चार्ज वॉल्यूम में है, हमने याद कर रखा है कि इसकी सेल्फ एनर्जी होगी 3KQ स्क्वायर अपॉन 5R। इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी बेटा? इसकी सेल्फ एनर्जी होगी, बेटा बताओ ना यार,
नाम का सॉलिड स्फीयर है बेटा, सारा का सारा चार्ज तो पूरा का पूरा सरफेस पर है, तो बेटा होलो स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है। बेटा याद होना चाहिए आपको कि इसकी सेल्फ एनर्जी होगी Q²/2r। नहीं याद है तो याद करो। ये डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है बेटा मेटल में और नॉन मेटल के अंदर। तो बेटा मेटल के अंदर अगर कभी सॉलिड स्फीयर हो तो याद रखना कि हो सकता है बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा हूं। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। मेरे पास बेटा बातें थोड़ी सी और है बेटा, पॉइंट एक ही है। मैं बेटा हर बार ऐसे करूंगा, ऊपर एक पॉइंट लिख दूंगा और फिर उसके नीचे की सारी कहानी नीचे गा देंगे अपन। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा चलिए, अभी तो और बातें हैं बेटा, अभी तो और बातें खत्म नहीं बेटा बात। अगला काम सुनना बेटा, नॉन मेटेलिक लॉन्ग सिलेंडर है बेटा, अच्छा खासा लेंथ का बेटा मेरे पास ये सिलेंडर है। ठीक है बेटा, नॉन मेटल है, सारा का सारा चार्ज बेटा पूरे के पूरे वॉल्यूम में है बेटा, सॉलिड सिलेंडर है, लॉन्ग है, this is infinitely long solid cylinder, और इसका बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है बेटा लेट्स से दैट इज 0। मेरे पास ऐसा ही इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर एक और है, लेकिन ये नॉन मेटेलिक, अब बना रहा हूं बेटा मेटल वाला, और ये मेटल वाला। सारी कहानी बेटा सेम, सिर्फ इस बात का अंतर कि बेटा ये मेटल है, पहले वाला नॉन मेटल है। ठीक है बेटा, सॉलिड है तो अंदर बेटा बिल्कुल मास है तगड़ा। आपने इसको भी चार्ज दिया, आप बोलो सर चार्ज दिया तो सही, लेकिन सारा का सारा चार्ज अब जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जाएगा। बेटा सारा का सारा चार्ज अगर दूर चला जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स सारा चार्ज पहुँच जाएगा सरफेस पे। बेटा सारा का सारा चार्ज अगर इस तरह से सरफेस पर पहुँच गया तो नाम का सॉलिड सिलेंडर हुआ, बिहेवियर कैसा है इसका? होलो सिलेंडर जैसा। सही बात है बेटा। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कि एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो मेरे बालक बोलेंगे सर फॉर्मूला याद करके बैठे हम, ρr/2ε0। मैं तुमसे इस केस में पूछूं, बेटा बताओ कि यहां से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने याद कर रखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, ये सिर्फ नाम का सॉलिड सिलेंडर है, काम का तो होलो सिलेंडर ही है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज रिसाइड तो कहाँ कर रहा है बेटा? सरफेस पे। अंदर जितना चार्ज था वो रेपेल करके जितना दूर जा सकता है बेटा उतना दूर चला गया। कहाँ पहुंच गया बेटा? वो सरफेस पे पहुंच गया। बढ़िया बेटा, आगे चलिए। इसका एक एग्जांपल और आएगा शीट का, इनफाइनाइटली लार्ज शीट का, वो बेटा अपन अलग से पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। दो बार क्यों रिपीट करूँ बेटा? पूरा उसे अलग से टॉपिक बताना ही है तो उसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन लॉजिक में एग्जैक्टली बेटा यही लगाऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट। पहला टॉपिक हुआ, इसी टॉपिक के बहाने बेटा हम खूब सारी बातें भी सीखे। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल और कंडक्टर। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी सुनिएगा बेटा। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के बल्क में, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कारण देख लेंगे बेटा, पहले पॉइंट लिखिए इस बात को। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, बेटा हर बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, हेडिंग में लिखी हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब फाइनली आपका चार्ज रेस्ट पे आ चुका है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बल्क ऑफ कंडक्टर, मतलब बेटा कंडक्टर के अंदर
will be 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बल्क ऑफ कंडक्टर विल बी 0. बेटा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई. सुनना बेटा कैसे, मान लीजिए कि बेटा मेरे पास ये कोई मेटलिक प्लेट है. बेटा दिस इज मेटलिक या कंडक्टिंग प्लेट. ठीक है ना, ऐसी. ठीक है ना, और मैंने कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखी है ऐसे, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे. ले बेटा पूरे रीजन में इस तरफ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे. ले बेटा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख बेटा ई एक्सटर्नल वेक्टर में. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस बात का आपको हल्का फुल्का आइडिया तो है. आप कहोगे कि सर इस मेटल के पास बेइंतहा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. चलो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उस पर फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा. तो इस पर फोर्स आया इधर की तरफ, जिसकी वैल्यू आ गई है E इंटू ई एक्सटर्नल. उसके कारण ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये दौड़ता 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 यहां आ जाएगा. तो इधर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण मैं ऐसे बोल देता हूं कि बेटा यहां पर एक तरह से एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया है. क्या हो गया मेरे बच्चे, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज यहां भाग गया है. मान लीजिए बेटा इस रीजन को देखिए, इस रीजन से इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आ गए. पहले तो ये रीजन न्यूट्रल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स भाग गए हैं, तो पक्की बात बेटा ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज. तो यहां पर बेटा ऑफ कोर्स उतना ही पॉजिटिवली चार्ज. बेटा जितना यहां पर नेगेटिव उतना ही यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि बेटा शुरुआत में न्यूट्रल था. ये बेटा मेरे पास पॉजिटिव. इस बात को बेटा कई बार लोग बाग आम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल देते हैं कि देख बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर आया इधर भाग के आ गए, प्रोटॉन पर फोर्स इधर आया प्रोटॉन भाग के इधर आ गए. ऐसा नहीं होता. ऐसा बोलने में बड़ा कई लोग समझाते हैं तो बोल देते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट करेक्ट, बिकॉज वी नो दैट कि प्रोटॉन्स आर नॉट गोइंग टू मूव. प्रोटॉन्स तो बाउंडेड है बेटा, प्रोटॉन्स तो फिक्स है, प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे. कौन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी सारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वो अलग बात है कि कंडक्टर्स के पास तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए काम चल जाता है उनका ना, खूब सारे होते हैं. अब यहां पर बड़ा खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया. डजंट मीन कि बेटा प्रोटॉन्स दौड़ दौड़ के यहां पहुंचे. किसी ने बेटा अगर ऐसा बोल भी दिया तो वो उनका कहने का अर्थ ये नहीं है. ठीक है, तो क्या यहां के इलेक्ट्रॉन्स भागकर इधर आ गए, तो बेटा पहले न्यूट्रल था तो ये अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया. बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये है कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. फेयर इनफ. जो यहां पर नेगेटिव चार्ज और बेटा जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है ये बेसिकली बेटा हमारा इंड्यूस्ड चार्ज है. मेरे प्यारे बालकों क्या है ये, अपना इंड्यूस्ड चार्ज. और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसके कारण इस पूरे के पूरी मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गई है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज मेरे बच्चों पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. तो ये प्लस और ये माइनस, इस कारण से बेटा ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया ई इंड्यूस्ड. वेक्टर भी लिखा बेटा, ठीक है, ई इंड्यूस्ड. और इस ई इंड्यूस्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बेटा स्पेस के अंदर पड़े हैं उन पर कौन से फोर्सेस होंगे. तो जो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी बेटा इधर नहीं पहुंचा है, बीच में पड़े हैं, क्योंकि खूब सारे हैं, क्योंकि नाम क्या है कंडक्टर के पास तो खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पड़े अब उन पर दो फोर्स हैं. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है इधर की तरफ, इस प्लस और इस माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और उसकी वैल्यू है E इंटू ई इंड्यूस्ड. अब सुनना मेरी बात,
अब हम इस बात को जानते हैं कि शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, ना यहां पर नेगेटिव है ना यहां पर पॉजिटिव है, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये फोर्स है, सिर्फ ये फोर्स है। उसके कारण नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा होगा होगा, यहां पर पॉजिटिव इकट्ठा होगा होगा होगा। जैसे जैसे यहां पर प्लस और जैसे जैसे यहां पर माइनस चार्ज लगातार बढ़ेंगे तो इस तरफ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो भी लगातार बढ़ेगी। जब तक यहां पर प्लस और यहां पर माइनस चार्ज कम है तब तक ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स कम है मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, और ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसका अभी तो और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो रहे हैं। जितने इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। ऐसे ही अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ते गए तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जाएगी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लगातार फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बल्क के अंदर हैं उन पर लगने वाला ये वाला जो फोर्स लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हो जाएगा बराबर। अब इलेक्ट्रॉन्स का इधर की तरफ ड्रिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन्स का इधर की तरफ घसीट कर लाना हो गया है वो नामुमकिन। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, अब आ गई है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मुझे समझाने में वक्त लगा है, ऐसा होने में टाइम लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे सट से नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स कर देंगे जीरो, और इलेक्ट्रॉन्स अचानक से आप कर जाएंगे रेस्ट पे। उससे पहले जितने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होने थे वो हो गए। ये फटाक से हो जाएगा, समझाने में टाइम लगा है, बाकी तो आसान है। अब बड़ा एक टाइम ऐसा आएगा जब दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, और जैसे बड़ा दोनों बराबर हुए मेरे पास एक्सटर्नल एजेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम आ जाएगा और डायरेक्शन में अपोजिट आ जाएगा, और मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बल्क के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो आपका जवाब होगा कि सर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। जीरो कैसे? जितनी एक्सटर्नल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी ही इंड्यूस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? जीरो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो जैसे ही बेटा आप किसी मेटल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, और वो जो इंड्यूस चार्ज होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पे जीरो आ जाएगी, अंदर वाले पॉइंट पे जीरो आ जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। अंदर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो आ गई। सो यू कुड इजीली से कि इस तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव होते ही बड़ा आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी जीरो। फेयर इनफ, ये बड़ा सारी की सारी कहानी है, और बड़ा अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। समझ गए इस बात को? इस बात का अर्थ ये नहीं निकालना है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट नहीं है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही है अंदर, लेकिन जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो आ गई। इतने सी बात याद रखनी। तो बेटा अच्छा पॉइंट था, पॉइंट बेटा हम पहले लिख चुके थे, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ समझाने में ही वक्त लगा है, बाकी तो बेटा ठीक है। चलिए बेटा इस बात पे मैडम आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, सुनना बेटा, अच्छा सवाल है, आराम से इत्मीनान से सुनो। ले बेटा, ये एक स्फीयर है आर रेडियस का, न्यूट्रल कंडक्टर है बेटा, न्यूट्रल है। इसका मतलब बेटा नेट चार्ज इस पर जीरो है। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मैंने बेटा कोई प्लस क्यू चार्ज लाके रख दिया। इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है बेटा मैंने उसको एक बार के लिए सी बोल दिया है, बेटा उसको एक बार के लिए सी बोल दिया, ठीक है ना। मैं बेटा बहुत सारे काम करूंगा, इसमें खुद करके दिखा रहा हूं। जैसे ही बेटा मैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज लेके आऊंगा तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज जो होगा इस न्यूट्रल कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ से। तो न्यूट्रल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से है भाई? कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो खूब सारे होंगे,
न्यूट्रल है इस बात का अर्थ है कि जितना चार्ज नेगेटिव उतना चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। तो ये प्लस चार्ज जो होगा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, इस न्यूट्रल कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा ऐसे। पता नहीं बेटा कितना चार्ज होगा, जितना नेगेटिव इधर आया ऑफ कोर्स बेटा उतना ही पॉजिटिव यहाँ आया। लेकिन मेरे बच्चे इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं, इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि प्लस वाला चार्ज यहाँ पर ऐसे नहीं है कि इस प्लस क्यू ने प्रोटॉन्स को रेपेल कर दिया और यहाँ पहुंच गए। ना 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 ना, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन किधर आ गए, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वेरी सिंपल, कंडक्टर है, कंडक्टर में बल्क वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आप जानते ही हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ चुकी है, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। फेयर एनफ। दूसरा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वेरी सिंपल, किसी भी क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, बड़ा बोलना कितनी वैल्यू होगी, के क्यू अपॉन यहां से तक की डिस्टेंस उसका स्क्वायर। सिंपल, ये आंसर है। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। बेटा जो स्फीयर पर चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण कितनी है? अब सुनना बेटा, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ना तो मुझे ये पता है कि ये चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है, ना मुझे ये पता है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है, कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है, कहां सिग्मा कैसा है, कुछ नहीं पता। फिर भी मैं जानना चाह रहा हूं कि सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। बच्चे बोलेंगे सर नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं भी ये कहूंगा कि बेटा बाय मैथमेटिक्स तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे ये चार्ज पता, ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता। लेकिन लॉजिक से मैं कहूंगा कि तुम इतना जानते हो कि इस सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हुई कि इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है बेटा वो, और ये जो इंड्यूस चार्ज आया उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन अपोजिट थी। तो आप कह सकते हो कि इस सी पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस तरफ, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस तरफ, उसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस इंड्यूस चार्ज के कारण पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, और हम बहुत श्योर हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी मस्ट बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ना तो हम ये चार्ज लिख पा रहे हैं, न इस चार्ज के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं, ना कोई और बात कर पा रहे हैं। बेटा हम लॉजिक से हमारे बेटा इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए इस प्लस क्यू चार्ज ने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की होगी, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव ने मिलाकर बेटा इस तरफ उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की होगी, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो आपका आंसर आ गया कि बेटा इस सी पॉइंट पर इस इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, एंड द वैल्यू इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। बेटा अपना आंसर ये। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अच्छा पॉइंट था बेटा, याद रखना इस पॉइंट को। इस पॉइंट को हम आगे जाकर किसी एक स्टाइल से और देखेंगे बाद में। अगला पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसी को लिखने की एक स्टाइल और है। मैंने क्या कहा कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर नहीं करेंगी। एक ही बात बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, या फिर ऐसे बोल दूं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल नेवर एंटर इनसाइड ए कंडक्टर, ऑफ कोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये तो बड़ा हमेशा बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हेडिंग में लिख रखा है।
वरना आप बोलोगे सर हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि है ना वायर के अंदर करंट जाता है, जिस तरफ करंट जाता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होती है, ऐसी बात मैंने पढ़ी है। सो उसमें तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। आज आप मना कर रहे हो बेटा इसलिए क्योंकि बेटा उसमें करंट जा रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है, और हमारी हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के चार्ज फाइनली रेस्ट पे है। ठीक है बेटा, तो अगला पॉइंट बेटा रिपीटेशन है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस will never enter into कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर नहीं करेंगे। कंडक्टर का जो बल्क है, जहां पर कंडक्टर का बड़ा मैटर है ना, उस मैटर के अंदर बेटा कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर नहीं करेंगे। रिपीटेटिव स्टेटमेंट है बेटा, मैं क्या करूं यार, ऐसा ही है। चलिए बेटा, अच्छा पॉइंट है ये भी, हालांकि बेटा है रिपीटेटिव ही बट स्टिल इट इज यूजफुल। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा ये है कि किसी भी कंडक्टर पर ऑफ कोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगी। बेटा लिखना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल। बेटा नॉर्मल बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, सुनना बेटा। अगर मान लीजिए कि बेटा मेरे पास ये एक कंडक्टर है किसी भी आर्बिट्री शेप का, इसके पास बेटा कोई चार्ज वार्ज है, ठीक है, तो सरफेस अगर ऐसे है सरफेस अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस तरफ नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस तरफ नहीं होगी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, या तो ऐसे या ऐसे। यहां पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बेटा यूं, चार्ज नेगेटिव है तो यू। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या कारण है, बेटा सुनना क्या कारण है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है, बेटा मान लो कि चार्ज बेटा इस पर पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल ना होकर मान लीजिए बेटा ऐसे, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट तो ई परपेंडिकुलर, और ये वाला कंपोनेंट आएगा ई पैरेलल, सरफेस की पैरेलल। अगर यहां पर कोई डीक्यू चार्ज है, अगर यहां पर कोई डीक्यू चार्ज है, तो अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल हुई तो इस डीक्यू चार्ज पर इधर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा, बड़ा कितना, डीक्यू इंटू ई पैरेलल, और उसके कारण ये चार्ज पार्टिकल सरफेस के अलोंग मूव करने लग जाएगा। और अगर एक बार सरफेस के अलोंग मूव करने लग गया तो इसका मतलब अभी हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पे नहीं आया है, इसका मतलब अभी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं आई है। और अगर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, हेडिंग में लिखा हुआ है, तो पक्की बात है कि चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स होगा तो वो बड़ा चार्ज पार्टिकल को मूव कराएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ अगर कोई फोर्स हुआ तो वो चार्ज पार्टिकल को सरफेस के अलोंग मूव करा देगा। हेडिंग है कि चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इट मींस दैट इस तरफ मूवमेंट अलाउड नहीं है, और इस तरफ बेटा मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब बेटा इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, और इस तरफ बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, इट मींस दैट ई पैरेलल शुड बी जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बची, ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और हाँ,
इस तरह बेटा आपका डी क्यू चार्ज जा नहीं पाएगा। उसके पीछे हम कारण जानते हैं कि बेटा चार्ज पार्टिकल बेटा बाहर जाने के लिए बेटा एक वैल्यू होती है, जैसे हम थ्रेशहोल्ड क्या वर्क फंक्शन कहते हैं, उतनी एनर्जी मिलती है तब जाके आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है। बाहर जाना इतना आसान इस तरफ नहीं है, ठीक है, इधर रास्ता नहीं है, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो, इधर बेटा वे ही नहीं है बाहर जाने का। तो बेटा इस कारण से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है या फिर बेटा यहाँ पर जो चार्ज पड़ा है वो उसका मूवमेंट इस तरफ रोकने के लिए मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा पॉइंट है बेटा ये। इसी पॉइंट को, सेम पॉइंट को लिखने का एक स्टाइल और है। ये पॉइंट तो अपन ने लिख लिया, बढ़िया से लिख लिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। एक बात हो, सेम पॉइंट है बेटा, ये मान लो, बस लिखने की स्टाइल अलग है, और वो ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल स्ट्राइक द कंडक्टर नॉर्मली। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा बड़ा वो हमेशा कंडक्टर को नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा। तो चाहे ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बड़ा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, या ऐसे बोल दो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगी वो कंडक्टर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। बड़ा दोनों बातों का अर्थ एक ही है, एक ही अर्थ, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा पॉइंट था बेटा। इस पॉइंट पे बेटा एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे, बड़ा सवाल बढ़िया है, आराम से इत्मीनान से करें। सुनना बेटा, बेटा आपके पास ये एक लार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज की लार्ज मेटलिक प्लेट, मतलब कंडक्टिंग है। इसी तरह से बेटा यहां पर तुम्हारे पास एक नेगेटिव चार्ज की लार्ज मेटलिक प्लेट, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ऐसे ये बड़ा एक मेटलिक स्फीयर है, मेटलिक स्फीयर है। ये बड़ा न्यूट्रल है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रल मतलब इसका नेट चार्ज जीरो है। जब मेटलिक स्फीयर बोलते हैं ना तो बड़ा फिर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि ये होलो है या सॉलिड है, क्योंकि अगर बड़ा सॉलिड होगा ना तभी बिहेवियर तो कैसा होगा, होलो जैसा ही होगा, तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बेटा आपको इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी उसका एक रफ सा स्केच बनाना है। बहुत एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, रफ सा स्केच वुड बी मोर देन इनफ। ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन द रीजन। बड़ा रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होंगी आपको ड्रॉ करनी है। कर देंगे बेटा, बिल्कुल कर देंगे। बड़ा लार्ज मेटलिक प्लेट है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये मेटल प्लेट ना होती तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सीधी बेटा ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते। लेकिन अब बेटा क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी वैसे ही इस न्यूट्रल मेटल के नेगेटिव चार्ज जो है वो खींचा चला आएगा इलेक्ट्रॉन के, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आएंगे, और इस कारण से नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और पॉजिटिव चार्ज बेटा यहां आएगा, ठीक है ना। प्लस चार्ज इधर आया है, इस बात का ये अर्थ मत निकालना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोटॉन्स को इधर पुश कर दिया, नहीं बेटा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर चले गए, तो यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली मींस पॉजिटिव चार्ज, फेयर इनफ। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी हम जानते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। एक बात तो तय है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बेटा दिखाने की जरूरत नहीं है,
अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एंटर होगी। क्यों एंटर नहीं होगी? क्योंकि बेटा अंदर तो बेटा मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं होगी। ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे आएगी। बेटा यहां से नॉर्मल निकलेगी और नॉर्मल ही आएगी। यहां पर देखूं तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेगेटिव पे जाएगी, नॉर्मली निकलेगी, नॉर्मली जाएगी। ये भी मेटल है, ये मेटल है। यहां से बेटा कोई अगर लाइन निकली तो बेटा ऑफ कोर्स यू। बेटा ये सरफेस पर कैसे स्ट्राइक करनी चाहिए? नॉर्मली। बेटा नॉर्मली मतलब इसी लाइन को अगर मैं आगे खींचूंगा तो कहां से पास होगी? सेंटर से। और अगेन बेटा यहां से निकलते वक्त कैसे निकलेगी? नॉर्मली। अगेन यहां से बेटा लाइन निकलेगी, निकलेगी यू मुड़ जाएगी, यहां से निकलेगी नॉर्मली। बेटा यही कहानी यहां पर है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अब बाई सिमेट्री कह सकते हो कि यहां से लाइन निकलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, नेगेटिव पे जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत दूर वाले पॉइंट है बेटा, वहां पर तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मान सकते हो कि बेटा प्लस से माइनस। लेकिन बेटा यहां पर हम जानते हैं कि नजदीक वाले पॉइंट्स पर बेटा ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं निकलेगी, नेगेटिव के पास आएगी, बेटा यूं निकलेगी, ऐसे आएगी। ऐसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, रफली बेटा ऐसा। बेटा इस तरह का हमारे पास डायग्राम। ये एक्चुअल बेटा IIT JEE एडवांस का सवाल था। हालांकि वहां पर हमें इतना बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर तुम्हें छांटना था। छांटना तुम जानते हो बेटा, ऑब्वियस बात है, आसान होता है। 4 डायग्राम बना रखे होते हैं, चारों में से देखना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बेटा कैसे स्ट्राइक करेगी? परपेंडिकुलरली। बेटा ये कैसे स्ट्राइक करेगी? परपेंडिकुलरली। ये कैसे स्ट्राइक? परपेंडिकुलरली। बेटा ये कैसे? परपेंडिकुलरली। ये परपेंडिकुलर, बेटा ये थोड़ा परपेंडिकुलर है। ये आप बेटा रफली इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। कंडक्टर जो है वो खूब सारे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रखेगा, और उसके सारा का सारा जो चार्ज होगा वो सरफेस पर लाई करेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट एंटर इनसाइड ए कंडक्टर। एंड आखिर में क्या देखा मैंने बेटा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ये बड़े हमने इस तरह की बातें हमने देखी। अगला पॉइंट हेडिंग लिखिए बेटा, इसे ऐसे हेडिंग लिखो बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो निकालते हैं। कंडक्टर की सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो निकालते हैं। तो चलिए बेटा सुनिए, मान लीजिए कि आपके पास बेटा ये कोई कंडक्टर है, ऐसे इस तरह से कंडक्टर अगर है, ये बल्क है बेटा इसका। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर आपने दिया तो सारा का सारा चार्ज कहां रिसाइड करेगा? सरफेस पे। तो आप कह सकते हो कि ऐसे बेटा सरफेस पर चार्ज रहेगा, इस तरह से। अंदर से तो खाली बेटा, मुझे मान लीजिए बेटा किसी पॉइंट पर यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां कहीं बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर बेटा आपको यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक छोटी सी गॉसियन सरफेस लीजिए। कैसे गॉसियन सरफेस चूज करते हैं देखिए बेटा, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ऐसे बेटा एक छोटा सा सिलेंडर लीजिए बेटा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बेटा छोटा सा सिलेंडर लीजिए इस तरह से, ठीक है।
मैं इसको हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ। ये दिखने में ऐसा होगा, ये आपकी सरफेस बड़ा इतनी वाली, और आपका जो गॉसियन सरफेस है बड़ा वो बेसिकली ये वाला सिलेंडर है। ये ले बेटा, फेयर एनफ। ये छोटा सा एरिया है, ये बड़ा छोटा सा एरिया है। लेट्स से मेरे बच्चे एरिया इज ds। हम जानते हैं कि बड़ा सरफेस के जस्ट नजदीक वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी लाइक दिस, विल नॉट बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। अंदर हम जानते हैं कि किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये कुल मिलाकर सारी की सारी जो सरफेस है बेटा, मैंने इसको गॉसियन सरफेस कह दिया है बेटा। दिस इज माय गॉसियन सरफेस। इसमें से बेटा ये अंदर वाले सरफेस को मैंने 1 बोल दिया है, बाहर वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को मैंने 2 बोल दिया है, और जो कर्व्ड सेक्शन है इसको मैंने सरफेस 3 बोल दिया है। और इस पॉइंट पर बेटा मैं रो तो डिफाइन कर नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। मैं यहां पर सिग्मा लिख रहा हूं बेटा। सिग्मा का एक नाम है जो आपको बेटा दिमाग में बैठा लेना है, वो है लोकल चार्ज डेंसिटी। और बेटा जी क्या नाम है? लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल शब्द मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि हो सकता है कि बेटा यहां पर सिग्मा अलग हो, यहां अलग हो, यहां अलग हो, हर जगह अलग अलग हो। नाम भले ही बेटा चार्ज डेंसिटी है, बट इट इज कूलम्ब पर यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया बेटा। ठीक, चलिए बेटा मैं इस गॉसियन सरफेस पे बड़ा फ्लक्स निकालता हूं। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। सरफेस 1 के थ्रू बेटा फ्लक्स 0 है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। सरफेस 2 के थ्रू बेटा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी है बेटा बाहर की तरफ, दैट इज E इंटू ds। सरफेस 3 से भी कोई फ्लक्स नहीं है। सरफेस 3 बेटा ये सारा का सारा कर्व्ड सरफेस था, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं इसलिए फ्लक्स नहीं है। और बाहर वाले पॉइंट पे आप नोटिस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो ऑफ कोर्स बेटा सरफेस 3 के थ्रू भी फ्लक्स तो 0 है। तो कुल मिलाकर बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज E इंटू ds। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फेयर एनफ। The same flux can be written by Gauss law. By Gauss law, I could say the same flux will be charge inside upon epsilon naught. But what is charge inside? अंदर चार्ज है कितना? आप बोलो सर चार्ज तो बस यहाँ पर है, ये वाला चार्ज है। काश मैं ये चार्ज लिख पाता तो बच्चे बोलेंगे सर सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया। दिस एरिया इज रफली ds। बेटा रफली बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो ये भी बेटा छोटा सा इसलिए आप इसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान सकते हो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। जैसे बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को बेटा बराबर किया, मेरे पास आ गया E इंटू ds इज सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इस बात को याद रखें कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी और उसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और ये सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा है लोकल चार्ज डेंसिटी, मतलब उस पॉइंट पर कितना चार्ज पर यूनिट एरिया है। उस पॉइंट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेटा हो सकता है कि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर अलग अलग सिग्मा हो सकता है बेटा ऐसा। ठीक, तो चलिए मैं इस बात को बेटा एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि अच्छा पॉइंट है बेटा, हमारे बहुत सारे सवाल करने के काम आ सकता है। सो मैं इस बात को एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि व्हाट आई मीन बाय दिस फॉर्मूला एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। बेटा आपको याद क्या रखना है मैं एक बार बता रहा हूं, सुनना बेटा। मान लीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का कंडक्टर है, ये सारा का सारा बड़ा बल्क है और ये कंडक्टर है। इस पॉइंट पर बड़ा मान लीजिए कि चार्ज पर यूनिट एरिया
सिग्मा 1 है। इस पॉइंट पर बेटा मान लीजिए कि चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा 2 है। इस पॉइंट पर बेटा मान लीजिए कि चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा 3 है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे E1, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे बड़ा, जिसकी वैल्यू होगी E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटा यहां पर अगर सिग्मा 3 है तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा बाहर की तरफ सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अलग अलग पॉइंट पर अगर अलग अलग सिग्मा तो बेटा ऑफ कोर्स हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है बेटा उस पॉइंट पर चार्ज पर यूनिट एरिया। आप ये सोच सकते हैं कि सर ये सिग्मा किस बात पर डिपेंड करेगा, तो बता दूं बेटा तुम लोगों को। हालांकि मैं इसको बाद में कभी न कभी आगे जाकर किसी कंपैरिजन से हल्का फुल्का प्रूव भी कर सकते हैं, बट आपको एक बार याद ही रखना पड़ेगा कि अगर आस पड़ोस में कोई और चार्ज नहीं है तो ये जो लोकल चार्ज डेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर शब्द बेटा आप लोगों ने पहले भी सर्कुलर मोशन में सुन रखा है, नहीं सुन रखा तो बोलता हूं। सरफेस जितनी फ्लैट होगी बेटा, सरफेस जितनी फ्लैट होगी वो उतने ही बड़े सर्कल का पार्ट होगी, मतलब उस सर्कल का रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। ऐसी फ्लैट सरफेस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो बेटा सिग्मा अक्सर कम होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बेटा मान लीजिए कि किसी सरफेस में ऐसे शार्प एजेस आ रहे हैं, ये बेटा ऐसे शार्प एजेस आ रहे हैं, कंडक्टर बेटा सरफेस यूं है, ये बेटा यूं है, तो ये बेटा छोटे सर्कल के पार्ट है और ये तो बेटा बहुत ही छोटे सर्कल का पार्ट है। ये जितने शार्प होंगे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतने ही छोटे होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा यहां जितना छोटा सिग्मा उतना ही बड़ा। तो इस बात को आप समझ सकते हो कि ऐसी फ्लैट सरफेसेस पर आपका सिग्मा कम होगा, ऐसी बेटा कर्व्ड सरफेसेस पर सिग्मा ज्यादा होगा। यहां पर बेटा सिग्मा ज्यादा होगा, अगेन बेटा यहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, यहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, यहां पर सिग्मा बेटा फिर से कम होगा। तो जितनी सरफेस फ्लैट उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा, वहां पर सिग्मा उतना ही कम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। जहां कहीं बेटा आपका किंक शार्प एज आ गई बेटा वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम बेटा उन पॉइंट पर सिग्मा ज्यादा, जहां सिग्मा ज्यादा बेटा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। तो ये एक बहुत ही जनरल सा पॉइंट है बेटा, याद करना चाहो तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो बेटा इस तरह से कोई कंडक्टर हो बेटा जो इस तरह से टर्न कर रहा हो, रेडियस छोटा हो, या बेटा इस तरह से किंक हो, शार्प एज हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटी और सिग्मा बेटा बहुत ही बड़ा। याद रख लो कितना यार, चल जाएगा फिर अपना काम। तो चलिए बेटा ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक थोड़ा सा टफ सा टॉपिक बेटा, IIT एडवांस वगैरह में और भी बेटा किसी टफ एग्जाम के अंदर ये पूछ सकते हैं, और मैं इसकी डेरिवेशन करा रहा हूं। डेरिवेशन में पहले बोल दूं कि बेटा मोस्टली आपके सवाल फॉर्मूले से बन जाएंगे, फॉर्मूला याद रखो सवाल हो जाएगा। मैं बेटा सवाल सिर्फ और सिर्फ सवाल की जो डेरिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जो बेटा ठीक है किसी हायर एग्जाम के लिए थोड़ा तैयारी कर रहे हो और जिनको बड़ा इस तरह की बातें जानने का थोड़ा मन हो। That is our electric pressure. That is electric pressure. क्या कहता है बेटा ये इलेक्ट्रिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, सुनिएगा बेटा। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, इस तरह से कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर में भले ही सॉलिड हो चाहे बेटा होलो हो, चार्ज तो अगर आप दोगे कंडक्टर को तो सारा चार्ज दौड़कर बेटा कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पे। सारा का सारा चार्ज बेटा इस तरह से सरफेस पर आ गया है। सरफेस पर कहां चार्ज कम कहां चार्ज ज्यादा है ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि बेटा वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अब जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पर पहुंच गया है तब भी सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को धक्का तो मार ही रहा है भाई। जितना दूर जा सकते थे उतना दूर चले भी गए, बट स्टिल अगर मैं यहां पर एक छोटा सा चार्ज लूं
तो उसको खुद के अलावा जितने चार्ज पार्टिकल सरफेस पर हैं वो धक्का तो अब भी मार रहे हैं, बस बाहर जाने का रास्ता नहीं इसलिए जा नहीं पा रहा, वो अलग बात है, लेकिन धक्का तो उस पर अभी भी बाहर की तरफ लग रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपने कंडक्टर को मान लो बेटा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे भी दिया तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर तो आ जाएगा, लेकिन सरफेस पर आने के बाद क्या एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे? क्या आप लोग हाँ से बिल्कुल पुश कर रहे हैं, और अगर बिल्कुल पुश कर रहे हो तो सारा सारा कंडक्टर और एक्सपेंड होना चाह रहा है, और अगर और एक्सपेंड होना चाह रहा है तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एंड दिस प्रेशर इज समथिंग लाइक दिस। कि अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां पर एक छोटा सा मैंने एरिया लिया, लेट से मेरे प्यारे बच्चे ds, तो इस सरफेस पर बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगेगा df। किसने लगाया? किसने लगाया? इतने से चार्ज पर लगाया। किसने लगाया? इसके अलावा जितना चार्ज है उसने खुद में, खुद का फोर्स खुद की बताएगा नहीं, तो इस पर फोर्स किसने लगाया? इसके अलावा जितने चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्होंने बाहर की तरफ कितना फोर्स लगाया बेटा? ये फोर्स बड़ा ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज दिस फोर्स अपॉन दिस एरिया। लेट मी रिपीट, हु इज अप्लाइंग दिस फोर्स? df। कौन लगा रहा बड़ा df फोर्स? तो आप बोलोगे सर इस एलिमेंट के अलावा जितने चार्ज पार्टिकल्स हैं उन लोगों ने मिलाकर बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया df, एंड दिस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सिंपली योर प्रेशर। या फिर बेटा बेटर वर्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक प्रेशर। सोच लेंगे, सब सोच लेंगे, सब हो जाएगा अपन से। दिस इज फोर्स अप्लाइड, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाई अदर चार्जेस। खुद ने बेटा खुद भी तो लगाया नहीं होगा, इट इज फोर्स अप्लाइड बाई अदर चार्जेस। सर कैसे निकालेंगे इसको? बड़ा निकल जाएगा, सब हो जाएगा, आराम से सुनना। और ये होने के चक्कर में हम कॉन्सेप्चुअली एक दो बातें और सीखेंगे। ऐसा नहीं कि बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन कराने के लिए करा रहा हूँ, अपन बातें तो और सीखेंगे। फिर भी बेटा किसी को डेरिवेशन टफ लगती हो कि सर आपने ये क्या कर दिया, थोड़ा मैं उनको पहले बोल रहा हूँ कि बेटा आप सीधा फॉर्मूला याद रखें और सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके 99% क्वेश्चन तो उसके बावजूद भी हो जाएंगे, बट स्टिल बेटा किसी बच्चे को बाकी 1% के भी क्वेश्चन करने हो तो वो बेटा बड़े आराम से डेरिवेशन देखें, मैं बहुत मन से बता रहा हूँ, ठीक है बेटा? करें बेटा? मान लीजिए कि बेटा मेरे पास इस तरह से कोई कंडक्टर, भले ही सॉलिड हो लेकिन सारा का सारा चार्ज बेटा कहां पर आएगा? सरफेस पे। ऐसे बेटा सरफेस पर चार्ज, ठीक है बेटा? मुझे यहां पर एक छोटा सा एरिया लिया बेटा मैंने ds। इस पॉइंट पर लोकल चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। बेटा कितनी है? अच्छा बेटा एक मिनट रुको, पहले एक बात डिस्कस करते हैं। इस सरफेस के जस्ट अंदर एक पॉइंट है A और जस्ट एक पॉइंट बाहर है B। बेटा ये वैसे दिखने में पॉइंट बेटा थोड़े दूर लग रहे हैं, लेकिन बेटा सरफेस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर दो पॉइंट है। ये मान के चलो कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो सेपरेशन है वो मतलब इवन लेसर देन मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा डिस्टेंस है। एक जस्ट सरफेस के बाहर, एक जस्ट सरफेस के अंदर, बिल्कुल नजदीक नजदीक के पॉइंट है, बिल्कुल नजदीक नजदीक के पॉइंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस पॉइंट पर चार्ज पर यूनिट एरिया अगर सिग्मा है तो बी वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए वाले पॉइंट पर हम जानते हैं कि मेरे प्यारे वाले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि यार इस सरफेस के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इस सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना स्मॉल सेपरेशन होने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना बड़ा चेंज आया। बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि मान लो कि यहां पर कोई dq चार्ज है, तो इस dq चार्ज के लिए जैसा पॉइंट A है बड़ा वैसा ही पॉइंट B है। इस dq चार्ज से जितना दूर A है मोर और लेस उतना ही दूर बड़ा B है। तो इस dq के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड A पर है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड B पर है मोर और लेस। तो
ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगभग बराबर होनी चाहिए थी, और अगर अंतर होता भी तो इतना होता कि इसकी ई होती, इसकी ई प्लस डी ई होती, मतलब हल्का सा चेंज आता। इतना बड़ा चेंज क्यों आया? मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं। मान लो बेटा यहां पर कोई चार्ज है डी क्यू डैश, इस डी क्यू डैश के लिए जैसा पॉइंट ए है वैसा ही पॉइंट बी है कि नहीं? फिर इतना बड़ा अंतर कैसे आया कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई और यहां बी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई? ऐसा कैसे? बल्कि इस डी क्यू डैश से तो जितना दूर ए उतना दूर बी, मोर और लेस। तो इस डी क्यू डैश की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर, मोर और लेस। तो इतना बड़ा अंतर क्यों आया? इतना बड़ा अंतर आने के पीछे कारण है ये वाला चार्ज जो बीच में है ना, वो वाला। उसने बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इधर और ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इधर। सर इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल पड़ जाएगा। अब सुनना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ले बेटा, बीच वाला जो हल्का सा चार्ज है वो, उसके जस्ट अंदर बेटा पॉइंट है ए, बेटा जस्ट बाहर पॉइंट है बी। इसको बेटा मैं पोर्शन 1 बोल रहा हूं बेटा, इससे तो मैं पोर्शन 1 बोल रहा हूं, और बाकी जितना हिस्सा है उसको बेटा मैं पोर्शन 2 बोल रहा हूं। पूरे की पूरी सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्ट 2 के लिए तो जैसा पॉइंट ए है, इस पार्ट 2 के लिए तो वैसा ही पॉइंट बी है। तो पार्ट 2 ने, इस इतने चार्ज ने जितना ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा उतना बी पर लगाया होगा। तो पार्ट 2 ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 2, इस पर लगाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 2। ये बीच वाला जो पार्ट है A1, या बीच वाला जो पोर्शन है बेटा पोर्शन 1, इसने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा ऐसे, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा ऐसे। अब मजे की बात है कि यहां पर तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ गए और यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गए। हम जानते हैं कि ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना तय है। इट मींस दैट दिस इक्वल टू दिस, कि पोर्शन 1 की वजह से और पोर्शन 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बराबर आएगी। ये पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों का सम, पोर्शन 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोर्शन 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आती है। और हम जानते हैं कि यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया अगर सिग्मा है तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन 2 बड़ा कितनी आ गई है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा रिजल्ट है, काम आएगा, काम आएगा। क्या तगड़ी बात पता लगी है? ये पता लगा है कि अगर मान लीजिए बेटा इस पॉइंट पर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा डैश है, तो इस इतने से पोर्शन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सारे चार्ज की वजह से भी इसी तरफ होगी सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ जाएगी जो हमने सोची थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जस्ट अंदर वाले पॉइंट पर इस सिग्मा डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सारे चार्ज की वजह से होगी सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुल मिलाकर बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। आई होप यू गेट द पॉइंट। आप बोलोगे सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन काम की क्या है, मैं यूज कहां करूं इसको? बट हमारा जो इलेक्ट्रिक प्रेशर की डेरिवेशन थी ना उसमें काम आएगी। तो इसका मतलब हमारा जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था उसमें 2 जनों का कंट्रीब्यूशन है। एक तो जस्ट नीचे वाला, जस्ट नजदीक वाला जो पोर्शन है उसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सारी की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बेटा, हम बातों में थोड़ा सा बहक गए थे, वापस मुद्दे पे आते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है, अभी निकालता हूँ बेटा, अभी निकालता हूँ, सोचता हूँ बेटा, दिमाग लगाएंगे सब हो जाएगा, दिमाग लगाएंगे बेटा सब काम हो जाएंगे अपन से, सारे काम हो जाएंगे अपन से। आपके पास इस तरह का बड़ा कंडक्टर, भले ही सॉलिड हो होलो हो, मुझे क्या मतलब बेटा, सारा चार्ज थोड़ा कहां पर आएगा? सरफेस पर आएगा। ठीक है ना? यहां पर एक छोटा सा एरिया लिया ds,
इसके पास छोटा सा चार्ज है सिग्मा इंटू ds। इस छोटे से एरिया पर बाहर की तरफ छोटा सा फोर्स है df। काश मैं ये फोर्स लिख पाऊं तो मजा आ जाएगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इस छोटे से चार्ज पर जो फोर्स होगा वो होगा इसका तो चार्ज, कितना चार्ज, सिग्मा इंटू ds मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी। तो मेरे बच्चे बोले सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं जानता हूँ कितनी होती है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर मैंने लिख रखी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गलत हो गया यार। हम जानते हैं कि इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आ गई जो इस एलिमेंट ने खुद क्रिएट की है। मुझे अगर इस पर चार्ज लिखना है तो मुझे इसके चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना चाहिए, या फिर इसको छोड़कर बाकी जितना चार्ज है उसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आप बोले सर नेट से नहीं, नेट में तो इसका कंट्रीब्यूशन भी है और इसका खुद का कंट्रीब्यूशन भी है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स लगाएगी, हम पर तो फोर्स बाकी सारा चार्ज लगाएगा, और बाकी सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारा तो काम बन गया बेटा, ds को नीचे ले आओ और इलेक्ट्रिक प्रेशर की बड़ा वैल्यू आ गई है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा दिस इज योर इलेक्ट्रिक प्रेशर। बड़ा दिस इज वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, हमेशा याद रखना है बेटा। मैं रिमेंबर लिख भी रहा हूँ इसके आगे, हमेशा बड़ा याद रखना है। डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया कि मैंने आपको बड़ा 2-4 कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था। पहला ये कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, दूसरा ये कि बेटा फोर्स निकालने के लिए मैं इसको किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करूँगा उससे। ये 2-4 बातें बताने के लिए बेटा मैंने आपको पूरी डेरिवेशन कराई है। फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, यू मस्ट 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 रिमेंबर। बाहर की तरफ कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा बेटा, इट विल बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वी मस्ट रिमेंबर इट। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा बढ़िया है, आगे चलते हैं यार। ये हुई बेटा हमारी काम की बात, बढ़िया बेटा, मचा दिया अपन ने। अब इसका यूज, इसका यूज बेटा एक सवाल में करते हैं। सवाल सुनना बेटा, सवाल अच्छा ही ले रहा हूं बेटा, ठीक है, आसान नहीं ले रहा बेटा, आसान शीट वीट में होंगे तुम कर लेना, मैं बढ़िया सवाल ले रहा हूँ। बड़ा सवाल ऐसा है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। जैसे मैंने कहा कि बेटा कंडक्टिंग स्फीयर, तो मेरे बच्चे इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो होलो है या सॉलिड है। सॉलिड है तब भी बिहेव तो कैसे करेगा, होलो की तरह, सारा सारा चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पे। तो आप इस बेटा कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस बेटा r है, चार्ज पर यूनिट एरिया हर जगह सेम है सिग्मा, हर जगह सेम होना भी चाहिए बेटा। सॉलिड स्फीयर का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम, तो हर जगह सिग्मा भी तो सेम, ठीक है ना। ये डायमीटर है, डायमीटर से h हाइट ऊपर मैंने एक ऐसा कट लगा दिया बेटा, डायमीटर से h हाइट ऊपर एक कट लगा दी। स्फीयर का ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को बड़ा ने पोर्शन 1 बोल दिया, और ये जो पोर्शन है बड़ा इसको मैंने पोर्शन 2 बोल दिया, ठीक है ना। सारा का सारा चार्ज बड़ा तुम जानते ही हो सरफेस पर पहुंच गया है। अभी भी बड़ा सारा सारा चार्ज एक दूसरे को रेपेल कर रहा होगा, चार्ज जितना दूर जाना चाहेगा उतना दूर जाएगा। ये वाला जो स्फीयर है बड़ा ऑफ कोर्स इस वाले स्फीयर को बड़ा धक्का वक्का दे रहा होगा, वो फोर्स निकालना है बेटा। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्ट 1। बेटा पार्ट 1 या पोर्शन 1 एक ही बात है बेटा। पार्ट 1 पर बेटा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स लगेगा बेटा वो लिखो। चलो बेटा करते हैं, ठीक है बेटा करते हैं। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, वो भी सीखने को हमें मिलेगा इसके अंदर। सुनना बेटा, मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया लिया बेटा ds, ये बेटा इसका ds फैक्टर है। ये अगर सरफेस है, ये अगर सरफेस है तो एरिया वेक्टर बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये बेटा आपका एक तरह से ds वेक्टर, ठीक है। फोर्स कैसे आएगा, इस पर छोटा सा फोर्स आएगा बेटा बाहर की तरफ, जिसे हम लिख सकते हैं df। बेटा बोलो क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलो सर प्रेशर इनटू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इज ds। प्रेशर मेरे बालकों ने याद कर रखा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्रेशर इनटू ds। लेट से मेरे बच्चे दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी बेटा आपका थीटा, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा सिमेट्रिकली यहां पर भी एक एरिया लो ds, और ये बेटा उसका एरिया वेक्टर ds, इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स आएगा, फोर्स थोड़ा ऑफ कोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। कितना फोर्स आएगा, आप बोलोगे सर यहां पर प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एरिया, एरिया इज ds। इसको भी हम बड़े आराम से df लिख सकते हैं, इसे df लिख दिया तो उसे भी df लिख दिया। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब आप देखो बेटा इस बात को कि df के दो कंपोनेंट आएंगे, ये df का cos थीटा, ये df का sin थीटा, ये df का cos थीटा, बड़ा df का sin थीटा। अच्छी बात है, मैं लिख देता हूं इधर की तरफ बड़ा df का cos थीटा, और ऑफ कोर्स बड़ा ऊपर की तरफ बड़ा df का sin थीटा। इसी तरह से बड़ा df के दो कंपोनेंट आएंगे, इस वाले df के भी, ये वाला आएगा df का cos थीटा, और ये वाला आएगा df का sin थीटा। एज यू कैन सी दैट कि बेटा मुझे पूरा फोर्स लिखने के लिए इस पर 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 सब पर फोर्स निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जोड़ते वक्त बेटा कम से कम डायरेक्शन ध्यान तो रखोगे ना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रखेंगे, क्यों रखेंगे। डायरेक्शन का अगर ध्यान रखोगे तो ये df cos थीटा, df cos थीटा तो हमेशा ही बड़ा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा बड़ा df का sin थीटा। तो हर छोटे 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 एलिमेंट पर df 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 निकालते रहें और इंटीग्रेशन df ना करें, इंटीग्रेशन df sin थीटा 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 df। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा नेट फोर्स कितना आएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ नॉट df, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ df का sin थीटा। आई रियली होप बेटा आपकी बात समझ गए हो, बढ़िया है। कोई बच्चा बोलता है सर 2df sin थीटा लिख दो, अगर तुम जिद करोगे तो मैं लिख भी दूंगा 2df sin थीटा लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2df sin थीटा अगर आपने लिख लिया, फिर आपको बेटा पूरी सरफेस को यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने की जरूरत है। क्योंकि 2df sin थीटा लिख दिया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों हो चुके हैं। तो यहां से सिर्फ यहां तक ही आना है, क्योंकि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो वो 2 के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन आ जाएंगे। तो बड़ा मर्जी आपकी, 2df sin थीटा लगाओगे थोड़ा सिर्फ यहां से तक इंटीग्रेट करना, 2 नहीं लगाओगे बेटा फिर तो पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो बेटा लिखो, लिखाओ बेटा df बेटा हम लिख चुके हैं, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
इंटू ds साइन थीटा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट बड़ा बाहर निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ बड़ा ब्रैकेट में आपके बच गया है ds साइन थीटा। छोटा सा इंटीग्रेशन है बेटा, लेकिन होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम बड़ा ये ds को थीटा के टर्म में या थीटा को ds के टर्म में लिखना नहीं जानते हैं। कोई ना कोई लॉजिक होगा इसके पीछे, बेटा लॉजिक काम आएगा, आज ही नहीं हमेशा काम आएगा। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें काम आएगा। हालांकि मैं सीधा याद भी करा सकता हूँ तुम लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि बेटा मैं तुम लोगों को लॉजिकली समझा सकता हूँ। बाद में तुम याद करना चाहो तो मर्जी है, तुम्हें लॉजिकली बेटा मैं ये इंटीग्रेशन ds साइन थीटा समझाना चाहता हूँ कि ये इंटीग्रेशन ds साइन थीटा आखिर है क्या, ठीक है। और वो बाद में तुम बड़ा याद करना चाहो तो याद कर लो, बड़ा हो सकता है कि 20 जगह तुम्हारे काम आए। वो किसी टफ सवाल में, आसान सवाल में तो कहाँ काम आ जाएगा यार, किसी हो सकता है कि बेटा टफ सवाल में काम आए तो बेटा ठीक है, देख लो बेटा, अपन तो खाली लोग हैं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। ये बेटा अपना स्फीयर, ठीक है, हमने बेटा यहां कहीं एंगल थीटा पर छोटा सा एरिया लिया ds। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये है बेटा तेरा ds का वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होता है, सीधी सी बात। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। ये वाला एंगल थीटा, तो ds के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा ds का cos थीटा और ये वाला आएगा ds का साइन थीटा, ठीक है। अब सुनना पूरी बात को, ये सरफेस है तो ये उसका एरिया वेक्टर है, उस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, ये ds cos है, ये ds sin थीटा। अब ये ds cos अपने आप में एक एरिया वेक्टर है, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी सरफेस कौन सी है, तो आप बोलोगे सर एरिया वेक्टर अगर ऐसे है तो इसकी सरफेस ऑफ कोर्स इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये वाले जो सरफेस है बेटा, ये वाले सरफेस है आपकी ds cos थीटा। इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि बेटा ये ds sin थीटा अपने आप में एक वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, तो इसका एरिया कौन सा है, इसकी सरफेस कौन सी है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसका एरिया इसकी सरफेस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है ये वाला, दिस एरिया इज योर ds sin थीटा। तो आप मुझे ऐसा कह सकते हो कि सर अगर ये वाला एरिया अगर ds है तो ds cos थीटा उसका प्रोजेक्शन है या फिर शेडो है ऑन y एक्सिस, और अगर ये ds है तो ये प्रोजेक्शन है ऑन x एक्सिस। लेकिन तुम कहोगे सर मुझे ds नहीं चाहिए, मुझे इंटीग्रेशन ds sin थीटा चाहिए। आ जाएगा, पहले कन्विंस तो हो कि अगर ये ds है तो ये ds cos थीटा है और ये ds sin थीटा है, बाकी सारे काम थोड़ा धीरे धीरे हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन बेटा मुझे हल्का सा डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, बेटा मैंने अभी तक तो सिर्फ वो ये समझाया है कि ये ds cos थीटा क्या है और ds sin थीटा क्या है। अब बेटा हमारे वापस उस पर आते हैं, क्या नाम है उसका, कौन है यार, सवाल में ये स्फीयर था, ये डायमीटर था, ये बेटा हमने एक कट लगाया था, और ये कट लगाया था बेटा h का, ठीक है ना, ये ऐसे बेटा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वगैरह मान सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सुनना बेटा, अब हमने ds अगर ये लिया है तो हम जानते हैं वो अगर ds है तो ये ds sin थीटा है,
और अगर ये ds साइन थीटा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बेटा यहां पर भी कोई ना कोई एरिया ds साइन थीटा है। समझ रहे हो इस बात को? अगर आपने यहां कहीं कोई दूसरा एरिया लिया है ds, तो तुम जानते हो कि ये तेरा बेटा ds साइन थीटा है, और अगर ये ds साइन थीटा है तो यहां कहीं बेटा ये भी तेरे पास कोई ना कोई एरिया है ds साइन थीटा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्फीयर में बेटा तुम ऐसे पूरे के पूरे 3D के ऊपर अगर ds साइन थीटा ds साइन थीटा ds साइन थीटा लोगे तो हर बार बेटा अगर ये तेरा ds होगा तो यहां कहीं तेरा ds साइन थीटा होगा, ये तेरा ds साइन थीटा होगा तो यहां कहीं बेटा तेरे पास कोई ना कोई ds साइन थीटा होगा। ऐसे ही अगर बेटा तुम ds साइन थीटा ds साइन थीटा ds साइन थीटा अगर जोड़ते जाओगे तो मुझे लगता है कि बेटा ये वाला एरिया बन जाएगा, ये वाला एरिया बन जाएगा। और ये वाला एरिया आप कह सकते हो कि एक तरह से प्रोजेक्शन है। बेटा क्या है? प्रोजेक्शन। इस पूरे के पूरे स्फीयर के इस पार्ट का प्रोजेक्शन है, शैडो है। किस तरफ है? फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नेट फोर्स आ रहा है यू और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला एरिया आ रहा है ऐसे। काश में इसकी रेडियस बता पाऊं बेटा, लेट्स से रेडियस इज r। तुम जानते हो कि अगर ये कैपिटल R है तो स्मॉल r की वैल्यू होगी रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। बेटा ये कैपिटल R, ये h, तो तुम कह सकते हो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। तो अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ds साइन थीटा, तो मैं कहूंगा कि बेटा इट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ds साइन थीटा। एक तरह से क्या हो गया आपके, ये पूरा एरिया नहीं, ये बेटा एरिया तो इंटीग्रेशन ds होता, इंटीग्रेशन ds साइन थीटा होगा इस एरिया का प्रोजेक्शन, इस एरिया की शैडो। किस तरफ शैडो? फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया आ रहा है बेटा वो। तो आप इसे चाहो तो बेटा एस परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। और मेरे पास बेटा फोर्स की वैल्यू आ गई है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई। बेटा इस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई। बेटा इसके रेडियस को मैं लिखना सिखा चुका हूं, पाइथागोरस से h स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। बड़ा ही आपका फोर्स है, बड़ा ही आपका फोर्स है, बढ़िया फोर्स है बेटा। आगे चलिए बेटा, आई रियली होप बेटा समझ गए होंगे। और मेरा मेन स्ट्रेस जो था ना बेटा वो इस प्रोजेक्शन वाली बात पे था, क्योंकि ये बेटा हो सकता है कि बार बार आपके काम आए। मैं बार बार बेटा इतनी डिटेल में नहीं बोलूंगा, अगली बार हो सकता है मैं डायरेक्ट बोल दूं कि बेटा फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया कौन से लेना है? फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन। मैं अगली बार नहीं कर रहा बेटा इतनी पंचायत, अगली बार बोल दूंगा बेटा सिखा रखा है, बार बार क्या बोले यार। ठीक है बेटा, होमवर्क में बेटा आप लोग है ना क्या करोगे, आप लोग कंडक्टर के सवाल स्टार्ट मत करना, ठीक है? कंडक्टर के सवाल स्टार्ट मत करना, एक बार के लिए कंडक्टर के सवाल मत करना। कल कंडक्टर अपन शायद कंप्लीट कर लेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद ही बेटा करना। एक्सरसाइज 2 डायपोल तक के सारे सवाल निपटा लो और फ्लक्स तक के सारे सवाल निपटा लो बेटा। एक्सरसाइज 2 में आओ और जिन जिन सवाल में कंडक्टर लिखा हुआ है बेटा वो वाले सवाल मत करना, उससे पहले वाले सारे के सारे सवाल निपटा सकना चाहो बेटा निपटा सकते हो, ठीक है? होमवर्क के अंदर बेटा मैं यही कहूँगा कि यार अगर समय मिले तो HCV भी कर सकते हो। HCV में बेटा ठीक है, चैप्टर्स बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, गॉस लॉ का अलग से पूरा चैप्टर बना रखा है। तो आप बेटा चाहो तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पहले कर लो और गॉस लॉ वाला बाद में कर लो। और अगर आपको लगता हो कि सर HCV करने लायक हमारे पास टाइम है ही नहीं, तो बड़ा कोई बात नहीं है ना, आप अपनी जो शीट DUP है वही करते रहें, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। HCV करने का अगर वैसा समय हो तो बड़ा ज़रूर करें। ये डिपेंड करता है हर इंसान पे, कईयों की स्पीड अच्छी होती है वो लोग कर लें बेटा, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं होती बेटा वो ना करें। कुछ बीच में फंसे हुए हों कि सर स्पीड ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है सर, मेरे पास फिर भी टाइम बचता है, तो आप बेटा 1/3 ऑफ HCV क्वेश्चंस कर लो, सिर्फ वही कर लो जो 3 से डिविजिबल हो, जैसे 3rd, 6th, 9th ऐसे कर लो और उनको टिक लगा लो। बाद में कभी टाइम मिलेगा रिवीजन वगैरह करने का तो बेटा बाकी जो बचे हुए वाले सवाल कर लेना, ठीक है ना? तो HCV बेटा ऑफ कोर्स बेटा अपन ऐसे वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ऐसे बेटा अपन टेलीग्राम वगैरह पर एक दूसरे से पूछ पाछ के काम निपटा लेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट।